नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इलाहाबाद में 4 शेड्यूल कास्ट के लोगों की हत्या कर दी जाती है। हत्याएं तो सदियों से हो रही है, कभी जाति के नाम पर, कभी मनुस्मृति के नाम पर। लेकिन अब जब डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके बाद जब हत्याएं होती हैं, एक परिवार जो पुलिस में केस दर्ज नहीं करा पाता है, कहा जाता है कि यूपी में राम राज्य है। कैसे देखते हैं आप लोग? टीवी अखबार में इस पर बहस नहीं होगी, सोशल मीडिया से ही इसकी बात हो रही है। मेरे साथ कुछ खास लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं, राजनीति में भी हैं, सामाजिक आंदोलन में भी हैं और नौकरियों में भी हैं। क्या है रास्ता, क्या है सॉल्यूशन, इस पर हम लोग बात करेंगे। और आखिर कब तक? मेरे पास हजारों ऐसी रिपोर्ट हैं, जमीन कब्जा लो, कोई कंप्लेन नहीं। एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची पत्रकार थी, उसको पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा था। एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची ने एक बच्ची के रेप का मामला दर्ज कराया, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। लखनऊ में एक शेड्यूल कास्ट के युवा की हत्या कर दी गई, आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। और सबके पीछे जाति वजह है। अगर आपकी जाति सरकार को सूट करती है, आपकी जाति सरकारी है, तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी। आप लोग को मेरी आवाज़ मिल रही है तो बताइए। साथ ही साथ आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए और सवाल भी पूछ सकते हैं। प्रशांत कनौजिया पत्रकार थे, 2 बार जेल जाना हुआ, फैसला किया कि अब राजनीति में जाएंगे। आरएलडी ज्वाइन किया, उसके SC/ST के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरी घटना इनसे सुनिए, क्या हुआ है। प्रशांत बताइए क्या हुआ है। देखिए, ये फाफा मऊ इलाहाबाद के अंदर जो ये मामला हुआ है, इसमें जिन परिवार पासी समाज के जो 4 लोग थे जिनकी हत्या हुई, जिसमें बाप, बेटा, माँ और बेटी, चारों की हत्या हुई। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये भी बताती है कि बेटी और माँ का बलात्कार भी किया गया हत्या करने से पहले। और ये हत्या करने वाले कान्हा ठाकुर, अशोक ठाकुर के साथ साथ जितने भी इसमें नामजद हैं आरोपी, वो सारे ठाकुर समाज से हैं। और ये मामला आज का नहीं है, मैं आपको बता दूं, 2018 से ये परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। इसकी ज़मीन को कब्जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर परिवार बहुत दुखी था। और इसने तय किया कि कानूनी रास्ता अपनाया जाए। कानून का रास्ता अपनाने के लिए वो पुलिस स्टेशन जब जाता था तो वहाँ बैठे योगी आदित्यनाथ के जो ठाकुर सिपह सलार थे, वो उनको मार के भगा देते थे, बहला भुसका के भगा देते थे। और लगभग 21 महीने के संघर्ष के बाद 3 महीने पहले परिवार SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाब रहा। और उसका बदला इन ठाकुरों ने लिया कि उनके घर में घुसे। पहले उनके घर में जो बकरी थी उसकी हत्या की, उसके बाद बाप बेटे, बकरी को ही मार दिया। पहले बकरी की हत्या की, फिर बाप बेटे की हत्या की, फिर माँ बेटी को मारने से पहले उनका बलात्कार किया और फिर उसकी गले काट के हत्या की। तो आप ये समझ सकते हैं कि, और ये जो इसने हत्या की कान्हा ठाकुर, ये इलाहाबाद में पिछले 3 साल से आधिकारिक रूप से तड़ीपार घोषित है, लेकिन ये प्रयागराज में खुलेआम घूमता था। चूंकि ये ठाकुर है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी और कोई इनकाउंटर नहीं होता था। तो ये योगी आदित्यनाथ जो ठाकुर शाही चला रहे हैं, उसकी जद में कई दलित आ रहे हैं। सिर्फ यही मामला नहीं है, उन्नाव का मामला है। इसके अलावा भी आप थानों में देखिए, FIR नहीं लिखते, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। मुझे मालूम पड़ा प्रतापगढ़ में एक आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन थे, उनकी ज़मीन किसी ठाकुर ने कब्जा ली। और वो जब शिकायत लिखवाने गए तो एक आर्मी रिटायर्ड कारगिल वेटरन को भी उस ठाकुर पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा। मेरे पास एक जानकारी है, कनौजिया फैमिली है, बैंक में है हस्बैंड वाइफ। 15 लोगों का एक ठाकुर ने जमीन कब्जा किया, 50-50 लाख रुपए लिए। कनौजिया साहब अकेले उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरे पास सारा डिटेल है। मैंने उनको कहा है कि कानून की चक्की महीन पीसती है, उनको कैसे धमकी दी जा रही है। अंत में ठाकुर की गिरफ्तारी हुई, वो जेल में है, रोज धमकी देता है कि मार दूंगा। ये है जातिवाद। मेरे साथ प्रशांत, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज को, अपने पत्रकारों को तवज्जो देने की। प्रशांत पत्रकार थे, 2 बार जेल गए, अब वो राजनीति में है और बारीक नज़र रखते हैं खबरों पर। चौधरी साहब है। चौधरी साहब, आप तो सरकारी नौकरी में भी रहे, अब राजनीति में है, इस्तीफा भी दे दिया आपने। क्या रास्ता है? रास्ता बताइए, क्या करना पड़ेगा? और ये पॉलिटिकल चुप्पी को कैसे लेते हैं? मैं तो इंतजार करता हूं कि कोई अपना CM PM बोलता, कोई बोल नहीं रहा है, तो जो लोग बोल रहे हैं मैं उन्हीं से इंटरव्यू करता हूं। देखिए, मैं आज अपने समाज के लोगों को ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2 अप्रैल 2018 को जब आप लोग सड़कों पर आए, समाज का आम आदमी सड़कों पर आया, तो इस देश के अंदर एक ऐसा मैंने माहौल देखा कि सरकार बैकफुट पर आई, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को वापस किया गया। और बहुत सारी घबराहट हमने तब देखी जब हमारे साथ में, जब हम सरकार की नौकरी में थे और SC/ST फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव के से हमको सरकार के नुमाइंदों ने बुला करके, अर्जुन राम मेघवाल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की, यहाँ पर रामलाल जो संगठन मंत्री BJP के थे, सब लोगों ने हमसे बातचीत की। थावरचंद गहलोत उस समय के तत्कालीन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और जो वर्तमान में हमारे दुष्यंत गौतम है, राष्ट्रीय महासचिव है BJP के, वो भी वाइस प्रेसिडेंट के रूप हैसियत से उस मीटिंग में उपस्थित रहे। तो हमने देखा कि उन्होंने
उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ऐसा है कि आपने जो 2 अप्रैल 2018 का जो भारत बंद किया, उससे जो मुकदमे बच्चों के खिलाफ हैं हम उनको वापस लेंगे और हम जो है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को बिल्कुल ठीक कर देंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में रिजर्वेशन बहाल कर, बहुत सारी बातें उन्होंने की। लेकिन ये जो अब आने वाला 9 अगस्त 2018 का जो भारत बंद है उसको वापस लिया जाए। हम सब लोगों ने चर्चा की और सभी नेताओं ने, क्योंकि सारे राष्ट्रीय लीडर्स मौजूद थे, कर्मचारी संगठनों के, सबने कहा ठीक है, अगर सरकार ये कहती है तो हम लोगों ने विचार किया। 9 अगस्त 2018 का भारत बंद हम लोगों ने वापस लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए। अभी हमने किसान आंदोलन को 11 महीने 12 महीने देखा, बैठे रहे। क्या क्या किसान आंदोलन के जो हमारे जो लोग जिसको लीड कर रहे थे, उन लोगों के लिए क्या क्या बोला गया, आतंकवादी बोला गया, क्या क्या परजीवी पता नहीं क्या क्या शब्द जो है उसमें इस्तेमाल किए गए और कहा गया कि ये जो कानून है बिल्कुल सही है। लेकिन आज भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको पता नहीं रातों रात क्या सपना आया, उन्होंने एकदम निर्णय लिया और गुरु पर्व के मौके पर उन्होंने कहा कि मैं इन कानूनों को वापस ले रहा हूं। इसका मतलब ये तय है, मैं अपने समाज को कहना चाहता हूं कि अगर आप संगठनात्मक रूप से मजबूत होंगे, एकजुट होंगे, इकट्ठे रहेंगे, साथ साथ, क्योंकि अब मैं राजनीति में भी हूं तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि वोट देते समय आप इस बात को भी तय करें कि आपका वोट कहां जा रहा है। उस वोट से आप लोगों को कोई सामाजिक शक्ति भी मिल रही है कि आप लोगों का राजनीति में, राजनीतिक पटल पर भी आपकी कोई उपस्थिति दर्ज हो रही है। ऐसा ना हो कि आप गतानुगतिक लोग के होते हुए हर बार ऐसी जगह वोट देते रहें जिससे आप, दूसरा जो आदमी सरकार में आ रहा है वो कहता मुझे वोट नहीं दिया। जो अभी आपने कहा कि भारतीय राजनीति के 131 सांसद जो चुनकर जा रहे हैं, उनकी समस्या यह है कि उनको यह कहा जाता है कि वोट सामान्य जाति की है और SC/ST की आवाज वो उठाएं तो उठाएं कैसे, क्योंकि SC/ST समाज का वोट पोलराइज एक पार्टी के पास जा रहा है। और जब ये बात आती है मुद्दे उठाने की, जैसे मैंने अभी कहा, बुलंदशहर में अभी एक शादी में घुड़चढ़ी के दौरान एक ठाकुर समाज का आदमी मर गया और मुकदमा 25 हमारे लोगों पर, हमारा राष्ट्र लगा कि उनको जेल में, दूल्हे को भी जेल में बंद कर दिया गया। जब जांच हुई और हमने आयोग से कहा और आयोग ने उसमें संज्ञान लिया हमारे कहने से, और जब उसमें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में FIR हुई तो आज तक उसमें इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ठाकुर वहां का SSP, जो SSP है वो ठाकुर, वहां की MLA वो ठाकुर, प्रदेश का जो मुखिया है, चीफ मिनिस्टर वो ठाकुर। मतलब कहने का यह है कि यार ऐसा ठाकुरवाद, ऐसा तो कभी हमने बहन जी को भी देखा मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने सब समाज का एक साथ, उन्होंने सबको साथ लेकर चली। और अब पिछले दिनों में हमने जो देखा है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो जंगल राज हुआ है, निश्चित कभी किसी व्यापारी की हत्या हो जाती है, किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा कर उन्हें मार दिया जाता है, SC/ST के लोगों की तो मैं कहूंगा कि बद से बदतर पोजीशन कर दी गई है। अब बदलाव का समय मैं कहना चाहता हूं, क्या करना चाहिए प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि SC/ST OBC जिसको क्या कहा जाता है, बहुजन कहा जाता है। ये बहुजनों की सरकार पहले भी चली और बहुजनों के साथ न्याय हुआ, और अब मैं ये कहूंगा सीधा सीधा कि बहुजनों की सरकार आप बनाइए 2022 में और अपने हितों की रक्षा स्वयं करिए। KP चौधरी साहब हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आप क्या कहेंगे, क्या रास्ता है? रास्ता वर्तमान में तो स्थिति खराब है पूरे देश के अंदर, और खासकर यूपी के अंदर तो पूरी तरह मनुवाद का संविधान के हिसाब से राज चल रहा है। यहाँ SC/ST की स्थिति इतनी खराब है, उसका जानवर से ज्यादा बदतर उसकी स्थिति है। अरे पिछड़ों का भी खराब है, उसका भी कंपनसेशन, पिछड़े SC/ST माइनॉरिटी सभी का हालत खराब है। चर्चों पे हमले हो रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमान को सिर्फ दाढ़ी के आधार पर जेल भेजा जा रहा है। SC/ST के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। जब भी कानपुर में ही, चौबेपुर में, पनोपुरवा में 2 दरोगाओं से मिलके एक ठाकुर, वहां के ब्राह्मणों ने उसको मार डाला, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और अभी इलाहाबाद में 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। अभी लगातार देखिए, यहाँ एक ब्राह्मण मरा था, 1 करोड़ को मुआवजा दिया गया। अभी एक मनीष गुप्ता कानपुर मरा तो उसको 50 लाख का मुआवजा और 2nd क्लास को नौकरी दी गई। शेड्यूल कास्ट की स्थिति है कि उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, और ये वर्तमान सरकार तो शेड्यूल कास्ट का मतलब जीरो समझ रही है, उसके कोई वैल्यू नहीं है। प्रशांत, क्या सॉल्यूशन है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर भी ये बात कहते थे कि सत्ता हर ताले की चाबी है, राजनीति हर ताले की चाबी है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। विचारधारा तो है लोगों के पास, लेकिन उसको पॉलिटिकल विल में कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, और उस पॉलिटिकल विल से ही बदलाव आएगा। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो अत्याचार किए हैं, जो ठाकुरशाही निर्मित की, वो पॉलिटिकल पावर से ही की, और वो कटेगा भी पॉलिटिकल पावर से। मुझे लगता है अगर इस देश का बहुजन समझ जाए, मतलब इस देश के अंदर एक दलित मरता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मेरा वही कहना है कि क्यों ना दलित युवा बेकारी या फिर इस गुमनामी की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि वो आंदोलन करें,
पुलिस की गोलियां ही पड़ेंगी ना, क्या होगा? तो हर घर से परेशान जैसे लोगों को निकलना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन है? मेरे जैसे नहीं, तमाम उन शहीद जो 2 अप्रैल भारत बंद में जो शहीद हुए हैं, उन तमाम, मैं उनको नज़ीर मार के ये बात कहता हूं कि वो हमारे नायक हैं, कि उन्होंने हमारे SC/ST एक्ट को बचाने के लिए अपनी जान। परेशान मैं कह रहा हूँ, जेल के डर से लोग चुप है ना, पत्रकार है वो चुप है, सोशल मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी चुप है। आप पत्रकार थे, परेशान, 2 बार जेल गए, अब राजनीति में है। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप में चुप्पी है, खुल के बात नहीं करता है कोई। देखिए, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये दरअसल पार्टी की लीडरशिप है। ये पॉलिटिक मतलब ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं दलित समाज को, क्योंकि ये, अगर मैं कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर अगर भाजपा या अपोजिशन का आप कहिए, कांग्रेस और बसपा या सपा, RLD या तमाम पार्टियां, वो भी अगर शेड्यूल कास्ट टिकट पे मतलब अगर कैंडिडेट उतारेंगे तो वो भी जीत सकती हैं। तो इसमें कोई नया नहीं हो रहा है, वो खाका बना हुआ है, सबको पता है कि इनको चुन के जाना है। पर मुझे लगता है रिजर्वेशन की वजह मुझे लगता है कि अब दलितों को जनरल सीट पे क्लेम करना चाहिए। सबसे बेहतरीन काम वो होगा, क्योंकि मैं अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दूं कि 100 ऐसी सीट है जहां दलित अगर जनरल सीट पे लड़ जाए तो जीत जाएगा। सोशल अलायंस की जरूरत समझ रहे हैं? सोशली हमको अलायंस करना पड़ेगा, जाति के बैरियर्स को तोड़। बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग फर्क करते हैं कि ये जाटव है, ये धोबी है, खटीक है, यादव है, कुर्मी है, ये कलवार है, ये प्रजापति है। वो मारने वाला नहीं फर्क करता, मारने वाला एक ही नज़र से मारता है कि ये साले शूद्र है। तो मुझे लगता है जब हमारा शोषक ये बात समझ रहा है कि हम एक हैं, तो हम पीड़ित क्यों नहीं समझने को तैयार हैं कि हम एक हैं? तो मुझे लगता है कि जब तक हम रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं करेंगे आपस में, तब तक ये सामाजिक गठजोड़ नहीं होगा। और एक बार समाज, रोटी बेटी का नहीं, वोट का संबंध स्थापित करके भी बचा जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का समाज होता है उस तरीके का वोट पैटर्न होता है। जिस दिन समाज एक हो जाएगा, वोट पैटर्न भी बदल जाएगा। इसका सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उस समय सबसे बड़ा ध्रुवीकरण का एक हवा चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी नारा लगा, मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। तो मुझे लगता है सोशल जस्टिस ही हर चीज़ की काट है, और उत्तर प्रदेश में इस समय सोशल जस्टिस की लहर दौड़ रही है। और ये 90 के दशक को वापस याद दिलाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी RSS की ताकत को हराने के लिए सोशल जस्टिस के लोग सभी साथ आए, और उत्तर प्रदेश में वही तस्वीर बन रही है। आपसे एक आखिरी सवाल प्रशांत, की क्या लग रहा है, पॉलिटिकल बिल तो जरूरी है, जब तक आप CM PM नहीं होंगे अत्याचार रुकेगा नहीं, जातिवाद भी तभी खत्म होगा। क्या जो नया लीडरशिप आप जिनसे हम लोग देख रहे हैं, क्या उम्मीद किया जाए कि वो इन सब चीज़ों को, BJP जब से आई है, योगी जी जब से आए हैं, तब से और सब कुछ खुलेआम होने लगा है, क्या लोगों की समझ बढ़ी है? देखिए, मुझे लगता है कि जो नई लीडरशिप है ये ज़्यादा ईमानदार है, ये ज़्यादा खोने के लिए तैयार है। पुराने जो लोग हैं ये कम खोने के लिए तैयार है, लाइबिलिटी ज़्यादा है। नए लोग, मतलब जैसे मैं आप नाम गिन पे गिना, चंद्रशेखर हों चाहे जिग्नेश हों, इनके पास तो अरबों की संपत्ति नहीं है, इनको तो ED नहीं डरा पाएगी। इनको आप ज़्यादा से गोली से डरा दोगे या जेल जाने से डरा दोगे। तो मुझे नहीं लगता दलित समाज के जो युवा नेता हैं वो जेल और पुलिस या फिर ये गोली वोली से नहीं डरते हैं। तो मुझे लगता है ये जो नई पीढ़ी है इससे बड़ी उम्मीद है, और ये पूरी जनरेशन को आप चेंज करेगा। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये वीडियो अगर उस समय तक होगा तो अगर कोई इसको देखेगा, मैं कह रहा हूँ कि आज से जो अगली पीढ़ी होगी, हमारी अगली पीढ़ी होगी, वो सोशल जस्टिस को लेकर और मुस्तैदी से लड़ेगी, क्योंकि वो अपनी विचारधारा अपने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर ज़्यादा कॉन्शियसली काम करता है। क्योंकि मैं अभी जितने भी नए नवयुवक दलित पिछड़ों से मिलता हूँ, वो मंडल की बात करते हैं, अम्बेडकर के, पेरियार की बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, और वो खोने को तैयार हैं, जान देने को तैयार हैं, क्योंकि यही सब कुछ है। लेकिन यूपी चुनाव में मंदिर मस्जिद मुद्दा है क्या? जो कांसीराम साहब का जो पॉलिटिकल जो समझ थी, क्या वो नेताओं में बनता दिख रहा है? क्या लोग तैयार हैं अब SC ST OBC माइनॉरिटी के पॉलिटिकल लीडरशिप को क्लेम करने के लिए? देखिए, मंदिर मस्जिद मुद्दा उनके लिए है जिनकी मंदिर मस्जिद के दान पेटियों से जिनका घर चलता है। ये दलित पिछड़ों का मुद्दा नहीं हो, बल्कि उनको इसमें ज़बरदस्ती उलझाया गया है कि तुम उलझे रहो, तुम लड़ते रहो, और ये तिवारी जी अपने बेटे को जज बनवा देंगे, ठाकुर साहब अपने बेटे को IAS बनवा देंगे, लेकिन तुम्हारे लड़के को कांवड़ लेके भेज देंगे, जाओ कांवड़ में जल चढ़ाओ। तो ये जो प्रक्रिया ये बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि चेंज हो रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके का सोशल समीकरण बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर, कि छोटे छोटे दल जिनको शायद हम लोग हंस देते होंगे नाम सुनकर, लेकिन सभी जाति के लोग, सभी सोशल स्ट्रक्चर के लोगों को साथ लाना और एक कैनोपी पर तैयार करना कि ये होता है सोशल जस्टिस, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होगा। और योगी आदित्यनाथ को हम उत्तराखंड नहीं भेजेंगे, क्योंकि उत्तराखंड वाले बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि उत्तराखंड मत भेजो इनको नेपाल भेजो। तो जहाँ लोग बोल रहे हैं वहीं भेज दिया जाएगा। प्रशांत बेबाक हैं, वो एक पार्टी के जरूर हैं, लेकिन उनके लिए समाज का ही सबसे ज़्यादा बड़ा है। जब से प्रशांत कनौजिया RLD में गए हैं, जयंत जी को आपने हाथरस में भी लाठी खाते हुए देखा होगा,
तो अपने मुद्दों पर प्रशांत जो है वो कभी समझौता नहीं करते हैं, और यही बात मुझे नए लीडरशिप में अच्छा लगता है। प्रशांत आरएलडी के जो शेड्यूल कास्ट का जो सेल है, शेड्यूल जो एससी सेल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अब एक लास्ट सवाल फिर से एक बार हम आ रहे हैं केपी चौधरी के पास। चौधरी जी, क्या है अब क्या विकल्प है आप लोगों के पास? देखिए, जैसा कि हमारे एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया जी साहब ने बताया, हमारे जो गठबंधन है जिसको समाजवादी आरएलडी और जो छोटे छोटे दलों का जो गठबंधन हुआ है, ये इस बात का प्रमाण है जो काशीराम जी ने कहा था कि ये पेन है, और पेन जो है इसमें 85% और 15% की बात कर रहे थे। आज मुझे बहुत खुशी है अखिलेश यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में ये सारा का सारा जितना बहुजन समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, आज ये सब इकट्ठा हुआ है, और इकट्ठा होकर के प्रदेश में एक बदलाव की एक लहर है। और मुझे विश्वास है कि जिस दिन ये हमारा मत पेटी खुलेगी और नतीजा आएगा, बहुजनों की सरकार, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं। एट्रोसिटी कैसे रुकेगी? देखिए, एट्रोसिटी तो अब सवाल इस बात का है कि ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, तो ब्राह्मण बोल रहा है कि साहब ठाकुर हमको मार रहे हैं, शेड्यूल कास्ट कह रहा है कि ठाकुर हमको मार रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में हावी हुआ है, मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सरकार और दूसरे लोगों की बनी, लेकिन ऐसा वाद जो अब आया है, जो ठाकुरवाद अब दिखाई दे रहा है, प्रदेश के लोगों ने ऐसा वाद तो कभी नहीं महसूस किया। मैं यही कहूंगा कि सरकार में बदलाव होगा, नई सरकार आएगी, बहुजनों का मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब के नेतृत्व में सभी समाज के वर्गों का पार्टी पर आ गया सर पार्टी तो बीजेपी में तो ओबीसी सीएम है, वहां भी दलितों के साथ अत्याचार है। कांग्रेस का सीएम है राजस्थान में, वहां भी दलितों पर अत्याचार है। सर, ये जाति की वजह से हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, जाति का मैंने फिर कहा कि समाज को सबसे बेसिक चीज है, समाज को स्वयं, जैसे हमने आंदोलन की है सरकार की नौकरी में रह करके, सरकार को आंदोलनों के माध्यम से झुकाया, 3-3 आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करके 3-3 संविधान में संशोधन हुए, वो एक आदमी के बूते से नहीं हुए, वो समाज की ताकत से हुए। 2 अप्रैल समाज की ताकत थी, मतलब समाज को एकजुट होना होगा। उपजातियों का जो बीमारी है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, रोटी बेटी का रिश्ता करना पड़ेगा। जब भी किसी भाई के साथ कोई अत्याचार है, सारे समाज को इकट्ठा 2 अप्रैल की तरह इकट्ठा होना होगा, तभी आपकी भारत की सामाजिक व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में पूछ होगी। और जो लोग नुमाइंदे चुनकर जाएंगे लोकसभा और विधानसभा में, वो तभी आपकी आवाज उठा पाएंगे जब उनके समाज का समर्थन उनके साथ होगा। प्रशांत, वही सवाल आपसे भी कि कांग्रेस की सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, जाति पीछा नहीं छोड़ती है, इसका क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन? देखिए, स्ट्रक्चर तो आप देखिए ना, समाज का जिस प्रकार स्ट्रक्चर है, समाज जैसा है उस तरीके की राजनीति है। चाहे कहीं भी सरकार बने, दलितों पर अत्याचार होता रहे। मुझे लगता है कि अब जो दलित युवा है उसको ये समझना पड़ेगा कि कानून कोलेजियम सिस्टम का जो जज है वो आपको न्याय नहीं देगा। ठीक है, 2 अप्रैल को भारत जो हाथरस की बेटी को रात को जलवाने वाला जो ऑफिसर है वो आपको न्याय नहीं देगा। तो पॉलिटिकल विल से न्याय मिलेगा। अगर पॉलिटिकल विल से न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि दलित पैंथर जो महाराष्ट्र में करता था उसकी नौबत आ जाएगी, और उसकी जब नौबत आएगी तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर फिर, और मैं ये बात साफ तौर पे कह सकता हूँ कि हम लोग बचपन में सुनते थे जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, लालू जी के राज को जंगल राज बनाया। पर अब मैं सही में कह सकता हूँ, आगे वाली पीढ़ी को बता सकता हूँ कि जंगल राज क्या था। 2017 से लेकर 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक राज्य में इतना बड़ा जंगल राज था कि कोई सांस नहीं ले सकता था, कोई बेटी सुरक्षित नहीं थी। तो इस जंगल राज को प्रसारित करना काम है, आप तो कर ही रहे हैं, हम भी करेंगे और आगे वाली पीढ़ी को बताएंगे। लेकिन मैं युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि पुलिस की लाठियों से, पुलिस की गोलियों से, जेल से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर ना आपको पुलिस न्याय नहीं देती, आपको कोर्ट न्याय नहीं देती, तो आपको जिस तरीके से न्याय लेना आपको ले लेना चाहिए। ये तो प्रशांत कनौजिया, मैं फिर कह रहा हूँ, मन बहुत दुखी है, व्यथित है। मुझे भी लगता है, मेरी एक निजी राय है कि हमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा। और जो लोग ये उम्मीद करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के, उनके नेता नहीं बोलते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम समाज के तौर पे, पत्रकार के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे अन्याय के खिलाफ खड़े हुए तो पॉलिटिकल लीडरशिप की भी चुप्पी टूटेगी। क्योंकि भारत का संविधान आपको वो अधिकार देता है, इस देश में लगातार, चाहे जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, सबके पीठ पर लाठियाँ पड़ी है, सबके बच्चे मारे गए हैं, क्योंकि जाति आधारित व्यवस्था में वो शूद्र हैं, अछूत हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए उनको एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कहा है। गुर्जरों को भी गोली मारी गई राजस्थान में, जाटों को भी मारा गया, अभी किसान आंदोलन में मरे, मराठाओं पर लाठीचार्ज होते हैं, पटेलों को गोली मारा गया। ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर जो मनुवाद है
वो जाति के हिसाब से फैसले करता है। उस पायदान में दलित भले ही निचले पायदान पर हो, लेकिन ओबीसी जिसको शूद्र कहते हैं, किसान जातियां, वो भी सुरक्षित नहीं। आप लोग को तय करना है कि एक बेहतर मुल्क चाहते हैं या जाति आधारित संघर्ष, जाति के आधार पर अत्याचार। अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो हर एक को समझ डेवलप करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि हम सब भारतीय हैं और जो भी जाति के आधार पर अन्याय करता है उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं उन तमाम सोशल एक्टिविस्टों, युवा नेताओं से मिलता हूं जो मेरे रीच में है। अब ये मत कहिएगा कि आप इस पार्टी का करते हैं, उस पार्टी का क्यों नहीं करते हैं। जो भी नेशनल दस्तक पर आना चाहते हैं उनका खुला स्वागत है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बातचीत कैसी लगी, मेरे सवालों से सहमत है, असहमत है? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।